Okay, so today we are going to continue with the same thing, applications of Lenz law. हमने कल, if I remember correctly, मैंने कल आपको मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल या फिर मोशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट बताया था कि अगर आप एक नॉर्थ पोल एक कॉइल के पास में ला रहे हो तो करंट इज जनरेटेड इन सच अ वे दैट उस कॉइल का फेस जो मैग्नेट के साइड में होगा, द साइड ऑफ द कॉइल विच इज फेसिंग द मैग्नेट विल आल्सो बी नॉर्थ पोल, तो रिपल्शन होगा। अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हो तो करंट विल बी इंड्यूस इन सच अ वे दैट द फेस द साइड फेसिंग द मैग्नेट will become south pole, so it will start attracting the magnet. मतलब basically the induced EMF or current is such a that it is opposing the cause producing it. So induced EMF को या induced current को जिसने प्रोड्यूस किया था वो उसी को अपोज कर रहा है। तो हमारा कल यहाँ तक हुआ था, we have seen up to this point. Now we want to see energy conservation in Lenz law. Energy conservation in Lenz law. तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, ये सिर्फ आपको इतना बताना है यहाँ पे कि लेंज लॉ में वो नेगेटिव साइन जो आता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, आपको याद होना चाहिए फैराडेज के दो लॉस, एक था क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव लॉ क्या बताता है आपको, जब भी whenever there is change in flux linked with the coil and EMF is induced, that is qualitative. सेकेंड लॉ था फैराडे का, दैट इज क्वांटिटेटिव, इट टेल्स यू कि कितना फ्लक्स इंड्यूस हुआ, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी, सॉरी कितना EMF इंड्यूस हुआ। तो फर्स्ट लॉ हमको बताता था whenever there is change in the flux linked with the coil there is induced current or induced EMF, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बताता है कि कितना EMF इंड्यूस हुआ, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, राइट। देन लेंज लॉ हमको बताता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, वेयर नेगेटिव साइन इज बिकॉज जिस चीज ने EMF को इंड्यूस किया EMF उसी को अपोज कर रहा है, और ये क्यों होता है, इट इज टू हैव एनर्जी कंजर्वेशन, यू नो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इस टॉपिक में हमको ये देखना है कि हाउ कम एनर्जी इज कंजर्व्ड, व्हाट इफ वी डोंट हैव दैट नेगेटिव साइन, E इज इक्वल टू माइनस, माइनस नहीं लिखा तो क्या होगा। देखो हमने ये देखा है कि EMF इंड्यूस होने के लिए देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं। एक तो जो कंडक्टर है या कॉइल है उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड समथिंग लाइक दिस, ओके। तो या तो आप कॉइल को मूव करो, राइट, तो जब कॉइल मूव होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, ओके। तो जब भी आप कॉइल को मूव करोगे, राइट, तो you can say there are two causes of production of induced EMF. One is the motion of a conductor in a magnetic field. दूसरा the change in magnetic field through a stationary coil. मतलब अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं कॉइल को रेस्ट पे रख रहा हूं और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो इज द सेम थिंग। तो आप बोल सकते हो there are two causes, एक motion of coil in the magnetic field और चेंज इन फ्लक्स इन स्टेशनरी कॉइल। अभी मैंने कॉइल को स्टेशनरी रखा है और मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे करेंगे, बाय मूविंग मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, राइट, ओके। जो पहला केस था
जिसमें मैं कॉइल को मूव कर रहा हूं, राइट। मैं कॉइल को जब मूव कर रहा हूं तो आपको पता है एक इसमें करंट इंड्यूस होगा, राइट। दूसरा आपको पता है कि whenever there is a current carrying conductor in an external magnetic field, there is a force on that conductor. बिल याद होगा, BIL sin थीटा। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, a force acts on it। तो फोर्स जो लगेगा कॉइल पे, मैं पहले केस की बात कर रहा हूं जहां पे कॉइल मूव हो रहा था, तो वो जो फोर्स होगा, वो force on that coil will be such that it will oppose the motion of the coil। तो अगर मैं कॉइल को टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब वो कॉइल के मोशन को रोकेगा, राइट, है ना। सो द फोर्स इज सच दैट इट opposes the motion of the coil। One। Number two is this। सेकेंड केस में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, so when there is change in flux, तो उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे केस में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है, राइट। मान लो अगर ऐसा नहीं होता, मान लो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ऐसा मान लो, तो करंट जो है वो विथ टाइम बढ़ते ही जाता। If the current induced was such that it is if the current induced is such that the magnetic field produced by this current is in the direction of external magnetic field, that would mean, इसका मतलब ये होता कि करंट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इन्फिनाइट ग्रोथ इन करंट है, ओके। तो जब भी इन्फिनाइट ग्रोथ इन करंट होगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जूल हीटिंग। क्योंकि जूल हीटिंग क्यों होता है? बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग बट देयर इज रेजिस्टेंस, since there is resistance there is heating, okay, right। And if there is infinite growth in the current, it violates law of conservation of energy, right। तो there cannot be infinite growth of current, क्योंकि वो बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। इसलिए लेंज लॉ में आप माइनस साइन लगाते हो, विच टेल्स यू कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो है या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को जिसने प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज कर रहा है, दैट्स इट। सो अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक नहीं होना चाहिए था, बट अभी है, तो जितना हमने अभी सीखा है उतना लिख लेंगे। आई ट्राई टू कीप इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। सो सिर्फ इतना बताना है कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही बताना है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। तो देन जस्ट अ मिनट। ओके, सो we have learned, or we know that the cause of the induced current or EMF, induced current
may be either one, it is due to the motion of a conductor, the motion of a conductor or a coil or a wire in a magnetic field, or the change in magnetic flux through a stationary coil. The change of magnetic flux through a stationary coil or circuit or conductor. Okay, so in the first case, as I told you, the direction of induced current in a moving conductor, is such that the direction of the force exerted on that conductor by the external magnetic field is opposite to the motion. So in the first case, the direction of induced current in the moving conductor is such that the direction of the force exerted on the conductor by the magnetic field is opposite to the direction of its motion, and thus opposes the motion of conductor, right? In the second case, as I told you, second case में क्या था कि magnetic flux change हो रहा था with through a stationary coil, और इस केस में जो करंट जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. सो इन द सेकंड केस the current sets up a magnetic field of its own which within the area of the loop or of the coil is number 1,
opposite to the original magnetic field, opposite to the, मैं एक काम करता हूँ, I don't want to do this numbering. It's okay to just mention one case is opposite to the original magnetic field. तो इतना ही है कि इस केस में जो होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट ने जनरेट किया, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अपोज करेगा, राइट? ओके, thus what you can say, thus change in flux through the circuit is opposed by the induced current. Thus the change in the flux, the change in the flux through the circuit or through the coil is opposed by the induced current, right? So it is, or Lenz law follows directly from the conservation, directly from the conservation of energy, directly from the conservation of energy since it indicates that the induced EMF opposes the cause producing it, opposes the cause producing it. That is sufficient to mention. Okay, it is sufficient to mention. We are not going into much details of this क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख के रखा है बुक में and we don't need it. इतना sufficient है. Then next thing is flux of the field. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, वैसे हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन करना पड़ेगा. तो फ्लक्स ऑफ द फील्ड, अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और वापस रिपीट कर रहा हूं मैं. बहुत सिंपल है. मान लो, अज्यूम हमारे पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds बार, ds. ओके, और ऐसा करता हूं, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये एक हमारे पास एरिया एलिमेंट है ds, राइट? और हमेशा जब भी आपको एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन बताना होता है तो आप उस एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मतलब ये ds बार हो गया. देन आई टोल्ड यू दैट मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है एंड द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ds बार इज थीटा. तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ने बताया था द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बोलोगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, मतलब पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज फ्लक्स. तो नॉर्मली मतलब एरिया को परपेंडिकुलर, मतलब ds के डायरेक्शन में लाइंस होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है. तो कौन सा कंपोनेंट ds के डायरेक्शन में है, कौन सा कंपोनेंट उस एरिया को नॉर्मल है, वो देखना पड़ता है. तो दिस इज दैट कंपोनेंट which is normal. So this is b cos theta, right? So b cos theta is the component which is normal. So how much is the flux through area ds? Total
लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ds से परपेंडिकुलरली पास होंगे, दैट इज d phi, which is b cos theta into ds, which is b bar dot ds bar. So this is the magnetic flux through this small area ds. पर मान लो अगर हमारे पास ये जो ds एरिया है ये एक बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है, तो एक बड़ा सरफेस है S, उसका छोटा सा पार्ट है ds। मुझे देखना है टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S कितना है। फिर क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू S निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ये जो पूरा एरिया है S, ये स्मॉल स्मॉल ds से बनाया गया है और हर में से फ्लक्स कितना है d phi। तो टोटल फ्लक्स अगर चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो टोटल फ्लक्स phi विल बी इंटीग्रेशन ओवर s b bar डॉट ds बार, करेक्ट, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं b बार, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस b बार इटसेल्फ, ये जो b बार है ये टाइम वेरिंग है, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करता है। हो सकता है ना, वी हैव अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 टेस्ला, 2 मिनट के बाद 5 टेस्ला, 3 मिनट के बाद 4 टेस्ला, ऐसा विद टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा उसको phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s b बार ऑफ t डॉट ds बार, राइट। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होना मतलब फ्लक्स चेंज होना दिख ही रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या है, b पे डिपेंड करता है, राइट। बी चेंज हुआ विथ टाइम तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ ई जो है वो इंड्यूस्ड होने वाला है। तो ईएमएफ ई विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब माइनस डी डी टी ऑफ फाई, फाई इज इंटीग्रेशन बी बार ऑफ टी डॉट डी एस बार, सिंपल सिंपल, राइट। तो पहले मैंने आपको बताया फ्लक्स क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूं, दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल, क्योंकि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो बाय डेफिनेशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हम बोलते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन बताना है अगर, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सो नॉर्मल टू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ds, so this is ds bar, right? Now by definition of magnetic flux is a total number of magnetic field lines passing normally through this area। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इज एट सम अदर डायरेक्शन। लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज एट एन एंगल थीटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड विच इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ds बार, हो सकता है, राइट। तो this is the direction of b bar and the angle between b bar and ds bar is nothing but theta। but by definition of magnetic flux हमको हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मली ही पास होने चाहिए। फिर नॉर्मली पास होने चाहिए तो मैं ये देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया को नॉर्मल मतलब ds के डायरेक्शन में है, राइट। तो वो जो कंपोनेंट होगा मतलब प्रोजेक्शन होगा b बार अलोंग ds, so that is this particular component, so this is this particular component, ये है आपका b cos theta, right। तो by definition small amount of flux d phi passing through this area ds is normal component of magnetic field into ds, so this happens to be b bar dot ds bar, so this is d phi। now let us से कि ये जो ds था ये एक बहुत बड़े एरिया का
ये जो ds था ये एक बहुत बड़े एरिया का एक स्मॉल पार्ट था, मतलब s का एक स्मॉल पार्ट था। मुझे अगर टोटल फ्लक्स देखना है तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यों इंटीग्रेशन, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये पूरा सरफेस s जो है ये छोटे छोटे ds से बना है। तो हर एक ds में से जितना फ्लक्स जाएगा अगर सबको मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू s मिल जाएगा। दैट इज बाय इंटीग्रेटिंग ओवर s। किस पे इंटीग्रेट कर रहे हो, हर एक स्मॉल फ्लक्स पे। मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू विल ऑब्टेन इज phi is equal to integration over s b bar dot ds bar, right? करेक्ट। बट यहाँ पे दो केसेस आते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट इन टाइम है, इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज वेरिंग विद टाइम। सो यू मे हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज वेरिंग विद टाइम, तो इट could be a function of time। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विद टाइम मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ ई विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी विच इज माइनस डी डी टी ऑफ फाई, एंड फाई इज इंटीग्रेशन ओवर एस बी बार ऑफ टी डॉट डी एस बार, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन इंड्यूस ईएमएफ। ओके गुड, तो लिख लेंगे अब, इजी है। As I told you, it's quite unfortunate to see things not being put in a proper way, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजों को पूरा मतलब बोलते हैं ना दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक में से इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। सो लेट्स कीप इट प्रिसाइज, जितना जरूरत है उतना ही हम लिखेंगे और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम। सो फ्लक्स ऑफ द फील्ड, सबसे पहले फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो हमको डिफाइन करना जरूरी है। सो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a given area is called the magnetic flux, is called the magnetic flux through the area। Okay, so let us consider a small element ds. Consider a small area element, small element of area ds in a magnetic field b bar, magnetic field b bar as shown in figure, right? So अगर एरिया बहुत छोटा है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो बी बार है यूनिफॉर्म है। मतलब क्या, सपोज ये एरिया एलिमेंट ds बहुत छोटा था, तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, किसी और सी पॉइंट पे, हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड
का वैल्यू सेम है ऐसा अज्यूम किया जा सकता है. ओके, इफ द एरिया एलिमेंट इज स्मॉल. सो फॉर sufficiently small area element, for sufficiently small area element, magnetic field या फिर magnetic induction B bar is assumed to be uniform throughout, uniform throughout. So it is uniform throughout the element, throughout the element of area ds. Okay, so by definition of flux, by definition the magnetic flux d phi through the area ds is given by, right. तो by definition मैंने बताया आपको that d phi is nothing but component of b bar along ds bar. So this is b bar dot ds bar, right, where of course ds bar आपको पता है is the area vector which is normal to the area element, and theta is the angle between b bar and ds bar. So where ds bar is the area vector, which has direction perpendicular to the element and theta is the angle between b bar and ds bar. All right, so अगर आपको पता है थीटा 0 हो तो क्या होगा, बट वी आर नॉट worried about that thing at this moment. So now what you can say is if this ds bar is an area element of a big area S bar, then total flux through S bar can be obtained by integrating by integration S. So total flux phi will be integration over S d phi. So that is integration S b bar dot ds bar. Right. Now if the magnetic field is time varying, so if the magnetic field
the magnetic field at every point changes with time as well. Then the flux phi will also change with time, will also change with time. Right? So you can write phi will be phi of t will be integration over s b bar of t dot ds bar, right? And since the flux is changing, there will be an induced EMF. Since phi changes, then there will be induced EMF given by, you already know, E is equal to minus d phi by dt, which is minus d dt of phi. Phi is integration b bar of t dot ds bar. तो ये हो गया आपका induced EMF, right? So और आपको पता है EMF तो EMF है, तो SI unit will be volt. SI unit of EMF is volt, right? तो बहुत सिंपल चीज था. So let's have a very quick look at what we did in the today's session. तो आज हमने पहले बात की एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंज लॉ की. मैंने यहाँ पे बताया कि why there should be a negative sign. E इक्वल टू माइनस क्यू होता है. अगर माइनस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि करंट जो है वो विद टाइम बढ़ते ही जा रहा है, विच वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने डिटेल्स में नहीं लिखा है वो, हमने सिर्फ बेसिक चीज लिखी है विच इज इंपॉर्टेंट टू अस. इसका मतलब हमने सिर्फ इतना लिखा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ऐसा ही होना चाहिए सो दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको अपोज करना चाहिए, राइट? अदरवाइज इट विल वायलेट कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन. देन वी वेंट थ्रू व्हाट इज फ्लक्स ऑफ द फील्ड. तो हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया. स्मॉल एरिया एलिमेंट में से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, दैट इज b bar डॉट ds bar. क्योंकि हमको हमेशा b bar का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ds bar दिखना होता है, इसलिए. फिर हमने बोला कि ये जो ds bar है ये एक बड़े सरफेस का छोटा सा एरिया एलिमेंट है. तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस बिग सरफेस S क्या होगा, तो ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड कर लोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे, तो यू विल गेट फ्लक्स एज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, राइट? तो इंटीग्रेशन b बार डॉट ds बार आ जाएगा ओवर सरफेस S. पर ऐसा भी हो सकता है दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज चेंजिंग विद टाइम. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है. इन दैट केस the flux will also change with time. The flux will be a function of time. तो फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो हमने ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेस सेशन, बिकॉज वी नीड minimum half an hour to take next topic, which will be in the next session, that is tomorrow.